चलिए देखिएगा, कहाँ तक देखिएगा। हो गया तो क्या बताए थे, विलेयता मतलब कि अगला टॉपिक ये था ना। चलिए देखिएगा, एक और टॉपिक है असमान अणुभार। असामान्य अणुभार, ये देखिएगा कुल मिला के जो आपका वियोजन संगुणन हो रहा था ना, मतलब कि अणुभार समान नहीं आ रहे थे। क्या हो रहा था, अणुभार समान नहीं आ रहे थे, उन्हीं को क्या कहा जाता है, असमान अणुभार। समझिएगा, देखिएगा ये रहा स्टिक अम्ल, ये क्या रहा है, स्टिक अम्ल। ये क्या हो रहा है, मान लीजिएगा 2 मोल लिए थे, कितना बना, 1 मोल बना। कितना मोल बना, 1 मोल बना। अब देखिएगा इसका निकालेंगे तो 60 और इसका निकाल लें 120। अब देखिएगा दोनों का अणुभार में कुछ अंतर है, डिफरेंट है ना, इसीलिए क्या कहा जाएगा, असमान अणुभार। जब दोनों बराबर रहते हैं तो क्या हो जाएगा, समान अणुभार। देखिए जब किसी विलयन में संगुणन और वियोजन होता है तो उसके कणों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, मतलब कणों की संख्या बदल जाती है, जिससे क्या होगा, अणुसंघ गुणधर्म में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, असमान अणुभार। लिख लीजिएगा डिफिनीशन, देखिएगा जब किसी विलयन में संगुणन या वियोजन होता है तो उसके कणों की संख्या बदल जाती है। तो उसके कणों की संख्या बदल जाती है। क्या हो जाती है, कणों की संख्या बदल जाएगी, जिससे क्या होगा, अणुसंख्य गुणधर्म क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाए, जिससे अणुसंख्य गुणधर्म परिवर्तित हो जाता है, इसे ही असमान अणुभार कहते हैं। क्या कहते हैं, असमान अणुभार कहते हैं। देखिएगा सिंपल तरीका है कहने का, मतलब ये था, आपका कोई भी प्रकार का विलयन हो उसमें क्या है, संगुणन हो रहा है या वियोजन हो रहा है। तो अगर संगुणन या वियोजन हो रहा है तो उसकी कणों की संख्या क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जब बदल जाएगी तो अणुसंख्य गुणधर्म में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अणुसंख्य गुणधर्म में बता रहे हैं ना, किसके ऊपर डिपेंड करता था, कणों की संख्या पर। अब चलिए देखिएगा इसका फॉर्मूला देख लीजिए, जो पढ़े I बराबर क्या होता है, सामान्य मोलर का द्रव्यमान, समान मोलर का द्रव्यमान बटे असमान मोलर, ये मोलर कर दीजिए, मोलर का द्रव्यमान, ये इसका फॉर्मूला होता है। बस ये फॉर्मूला समान और असमान के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, असमान अणुभार। सिंपल तरीका, जब किसी विलयन में संगुणन या वियोजन हो रहा है तो उसकी कणों की संख्या बदल जाएगी, जिससे अणुसंख्य गुणधर्म हमने क्या बताया, परासरण दाब, वाष्प दाब में अपेक्षित अनुपात, क्वथनांक विन्यास और हिमायन अनुपात क्या होगी, उनकी संख्या में परिवर्तित हो जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, असमान अणुभार। चलिएगा एक नए टॉपिक की तरह बढ़ेंगे, बहुत अच्छी टॉपिक है और जो एग्जाम में पूछा जाता है, विलेयता मतलब सॉल्युबिलिटी, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सॉल्युबिलिटी। अब चलिए देखते हैं विलेयता क्या होता है। चलिए देखिएगा विलेयता, अगली टॉपिक कौन सा, विलेयता। इसे इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी का देखिए, विलेयता का मतलब असल में होता है घुलनशीलता। क्या होता है, घुलनशीलता। क्या होता है, घुलनशीलता। अब देखिएगा समझिएगा,
जैसे घुलनशीलता अगर पूछा जाए क्या होता है, क्या करिएगा, जैसे हमने एक पात्र लिया है, क्या लिया, एक पात्र लिया, इसमें क्या करिएगा, इसमें कोई विलायक डालें, क्या डालें, विलायक, इसमें क्या डालें, विलायक। और ये पानी की मात्रा कितना है, 100 ग्राम, कितना है, 100 ग्राम। अब देखिएगा जब किसी पदार्थ को इसमें घोलेंगे, पदार्थ मतलब विलय को घोलेंगे, जब देखिएगा किसी पदार्थ को घोलेंगे, जैसे पहले 1 चम्मच डाला घुल गया, 2 चम्मच डाला घुल गया, 3 चम्मच डाला घुल गया, एक ऐसा समय आएगा कि 1 और चम्मच डालेंगे तो घुलेगा नहीं। अब जितना वो घुला रहेगा, मतलब कि पहले 1 चम्मच डाले थे, 2 चम्मच, 3 चम्मच डाले थे तो घुला था, चौथा चम्मच डाले थे नहीं घुला था। जो 3 चम्मच घुला हुआ है उसी को क्या कहा जाता है, विलेयता। सिंपल तरीका क्या करिएगा, 100 ग्राम विलायक में विलय की अधिकतम मात्रा अगर घुली हो, किसमें, विलायक में अधिकतम मात्रा, मतलब कि जितना घुल सके उतना घुल सके, उसी को क्या कहा जाएगा, विलेयता। समझ में आया, यही देखिएगा, बहुत अच्छा डिफिनीशन लिखिएगा। 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में विलय की, 100 ग्राम विलायक में विलय की ग्राम में, 100 ग्राम विलायक में विलायक में उपस्थित कर दीजिएगा, उपस्थित 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय, क्या लिखिएगा, विलय की ग्राम में अधिक मात्रा, 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की ग्राम में अधिकतम मात्रा घुली होती है। अगर अधिकतम मात्रा घुली होती है उसे क्या कहेंगे, उसे विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। यानी कहने का मतलब संतृप्त विलयन बनाना है। हमने वहाँ पे बताया था संतृप्त विलयन बनाएंगे तो ये वही एक क्या कहलाएगा, विलेयता। अब देखिएगा विलेयता 2 तरीक़ों से होता है, 2 नियम करता है, 2 प्रकार के होता है, समझिएगा। पहला कौन सा होता है, ठोस को क्या करिएगा, द्रव में घोलिएगा, ठोस को द्रव में घोलने पर और दूसरा क्या पढ़ना है आपको, बी वाला क्या पढ़ना है, गैस को द्रव में, क्या पढ़ना है, गैस को द्रव में घोलने पर। यही दोनों पढ़ना है, घोलने पर। पहले क्या करिएगा, ठोस चीज़ को मतलब चीनी को क्या करिएगा, पानी में घोलेंगे, और क्या करिए एक बार गैस को पानी में घोलेंगे। तो यही समझना है कि गैस को घोलेंगे और पानी का। चलिए देखिएगा, ये ठोस को द्रव में घोलने पर, यही आपको पढ़ना है। उसके बाद गैस को द्रव में, चलिए देखिए, ठोस को द्रव में घोलने पर कहने का मतलब ये था चलिए देखिएगा, इसमें क्या है, ठोस, और क्या किसमें घोलना है, द्रव में। मतलब कि कोई सॉलिड है, मतलब कि चीनी देखिएगा ठोस अवस्था में है ना, क्या करिएगा, द्रव में घोलेंगे। तो उसी को देखना है पहले। चलिए देखिएगा, 100 ग्राम लिखिएगा डेफिनेशन, 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में उपस्थित 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय लिखिएगा, 100 ग्राम विलायक में उपस्थित ठोस विलय लिखिएगा, ठोस 100 ग्राम विलायक में उपस्थित ठोस
विलय की ग्राम में अधिकतम घुली हुई मात्रा को क्या कहा जाता है? ठोस को द्रव में विलयता कहते हैं। कहने का मतलब ये था, जब किसी को ठोस को लेंगे, किसमें घोलेंगे? द्रव में। जितना घुला रहेगा उसी की मात्रा को क्या कहा जाएगा? ठोस को द्रव में विलयता कहा जाता है। अब देखिएगा क्या करिएगा, अब इसको प्रभावित करने वाले कारक देखिएगा। प्रभावित, हेडिंग डालिएगा, प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिएगा इसमें क्या होता है। पहला आपको देखिए विलायक की प्रकृति, आपको बता रहे हैं विलायक की प्रकृति। प्रभावित करने वाले का मतलब कौन कौन से प्रभावित करते हैं, किसमें अधिक घुलनशील रहता है, किसमें कम घुलनशील। विलायक मतलब जो पानी रहेगा, देखिएगा इसमें दो तरीके के विलायक रहते हैं, एक ध्रुवी रहता है और एक होता है अध्रुवी। एक ध्रुवी होता है और एक अध्रुवी। ध्रुवी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पोलर, और अध्रुवी को क्या कहा जाता है? नॉन पोलर। कहने का होता है इसमें क्या आएगा? NaCl, KCl, कुल मिला के जिसमें प्लस और माइनस पाया जाए ध्रुवी, जिसमें न पाया जाए उसमें अध्रुवी। बेंजीन देखिएगा, कहने का मतलब अब किसी भी ध्रुवी, जैसे नमक KCl हो गया, अगर ध्रुवी विलायक है मतलब आयनों में टूटने वाला, तो उसमें क्या होगा? अधिक घुलनशील होगा। किसमें अधिक घुलनशील होगा? किसमें? ध्रुवी विलयन में। ध्रुवी विलयन किसमें कहेंगे? जिसमें आयन पाया जाए, प्लस और माइनस पाया जाए। अध्रुवी जिसमें क्या होता है, अगर किसी भी ठोस को डालेंगे, किसी भी ठोस को अध्रुवी विलायक में डालेंगे, कहने का मतलब बेंजीन का सूत्र है, बेंजीन में डालेंगे तो कम घुलनशील होता है, और अध्रुवी में डालेंगे तो मतलब कि अधिक घुलनशील होता है। पहला समझ में विलायक की प्रकृति, इसे आप लिख लीजिएगा। क्या लिखने का तरीका क्या होता है, देखिएगा, लिखिएगा ध्रुवी विलायक में ठोस अधिक क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, जैसे NaCl और KCl। अध्रुवी में लिख लीजिएगा कम घुलनशील होते हैं ठोस, जैसे बेंजीन। अब दूसरा देखिएगा पॉइंट, देखिएगा प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा क्या लेते हैं? दूसरा ले लीजिएगा टेम्परेचर, ताप। दूसरा हमने क्या लिया? प्रभावित करने वाले कारक ताप। ताप क्या करिएगा? इसे हीट करेंगे। जब कोई विलायक डालेंगे, अगर मान लीजिए पहले डाल के छोड़ दिए और तब देखें घुल रहा था, और उसके बाद टेम्परेचर देने लगी, उसके बाद तब देखेंगे घुले, तो जब टेम्परेचर देंगे तो घुलनशीलता अधिक होती है। जब तक ताप बढ़ाएंगे, मतलब कि ताप बढ़ाएंगे तो घुलनशीलता क्या होगी? घुलनशीलता बढ़ेगी। क्या करेगी? घुलनशीलता बढ़ेगी। समझ में? अब तीसरा पॉइंट देखिएगा, दाब। तीसरा क्या देखेंगे? दाब। देखिएगा दाब से कोई लेना, दाब अगर लगाएंगे, किसी भी ठोस है, अगर मान लीजिए विलायक में क्या डाले हैं, कोई ठोस पदार्थ डाले हैं, अगर दाब लगा रहे मतलब प्रेशर लगा रहे हैं, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट ये रहा। पहला पॉइंट समझ में आया? ठोस के द्रव में घुलने पर क्या करिएगा? 100 ग्राम विलायक में उपस्थित ठोस विलय के ग्राम में अधिकतम घुली हुई मात्रा को क्या कहेगा? ठोस द्रव में। इनको प्रभावित करने वाला कारक पहला होता है क्या? विलायक की प्रकृति। विलायक कैसा है? ध्रुवी। सबके लिए अलग अलग होगा। और टेम्परेचर होता है क्या? ताप। दूसरा क्या है? अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे घुलनशीलता बढ़ेगी। और दाब, अगर दाब लगा रहे हैं किसी विलायक के ऊपर तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब सेकंड पॉइंट बचा था क्या? गैस को द्रव में घोलने पर। यही देख लीजिएगा। इसके बाद एक नियम, हेनरी का नियम पढ़ा देंगे, चैप्टर फिनिश। चलिए देखिएगा, हेडिंग डालिए गैस को द्रव में घोलने पर। लिखिएगा निश्चित ताप पर
किसी द्रव की निश्चित मात्रा, क्या करिएगा, निश्चित मात्रा में घुली हुई गैसों की अधिकतम मात्रा, घुली हुई गैसों की अधिकतम मात्रा को गैस को द्रव में, इसे द्रव में विलेयता कर दीजिएगा, द्रव में विलेयता। गैस को द्रव में विलेयता कहते हैं, ये रहा। समझिएगा, कहने का मतलब एक पात्र था, इसमें जल भरा हुआ है, जल। अब देखिएगा, इसमें कोई गैस डालेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड डाल दिए। क्या डाल दिए? सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये गैस अधिक घुल जाएगा, जितना घुला हुआ मात्रा के घुले रहेगा तो उसी को क्या कहा जाता है? गैस की द्रव में विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस को द्रव में विलेयता कहते हैं। इसका भी देख लीजिएगा, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। समझिएगा, पहला क्या करिएगा, वही गैस देखिएगा। पहले गैस की प्रकृति देखिएगा, गैस की प्रकृति, हेडिंग डालिएगा गैस की प्रकृति। देखिएगा, गैस के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके का गैस है, किस में घुलेगा। अगर देखिएगा कोई भी गैस है, अगर विलायक जल से क्रिया कर रहा है, क्या करिएगा, कोई गैस है किससे क्रिया कर रहा है? जल से क्रिया कर रहा है, तो क्या बनाएगा? SH2SO3 बनाएगा। अब देखिएगा, ये बनने के बाद ये क्या करिएगा, बनने के बाद ये किस में टूट जाना है? ये आयनों में टूट जाएगा। कहने का मतलब ये H2+ और SO3 माइनस में टूटेगा। अब ये जब ये आयनों में टूट जाएगा, इस तरीके में क्या होगा? विलेयता अधिक होगी। मतलब कोई भी गैस है, अगर जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना ले? आयन, मतलब यौगिक बनाने के बाद किस में टूट जाए? आयन में टूट जाए, वो उसकी गैस की विलेयता क्या होगी? अधिक होगी। उसकी गैस की विलेयता अधिक होगी। समझ में आया? और चलिए दूसरा देखिए कि विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति क्या है? वही ध्रुवी में क्या होगा? ध्रुवी में अधिक घुलनशील होगा और अध्रुवी में कम घुलनशील। ध्रुवी में अधिक घुलनशील और अध्रुवी में कम घुलनशील। और तीसरा देख लीजिएगा, टेम्परेचर, ताप देख लीजिएगा। ताप बढ़ाने पर देखिएगा, टेम्परेचर समझिएगा, ताप बढ़ाने पर, अगर ताप बढ़ा रहे हैं, तीसरा क्या है? ताप। अगर ताप बढ़ा रहे हैं तो विलेयता घटेगी। विलेयता क्या होगी? घटेगी। क्यों घटती है? क्योंकि इसमें एक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी। जिससे क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होता है। जब ऊर्जा मुक्त होगा ना, तो उसमें क्या होगी? उसके ऊर्जा मुक्त होगी तो उसकी विलेयता क्या होगी? घटेगी। और चौथा लिखिएगा, दाब। चौथा क्या है? दाब। देखिए, अगर दाब बढ़ाएंगे, अगर किसी गैस के ऊपर दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगी? विलेयता बढ़ेगी। विलेयता बढ़ेगी। अगर किसी विलायक के ऊपर क्या लगाना है? दाब, तो क्या होगा? विलेयता बढ़ेगी। फिर से समझिएगा, गैस को द्रव में विलेयता क्या होती है? क्या करिएगा, कोई जल है, मतलब कि कोई द्रव में अधिक गैस घोलेंगे तो उसकी अधिकतम मात्रा क्या कहलाएगी? गैस के द्रव में विलेयता। प्रभावित करने वाले क्या है? गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति क्या करे? मान लीजिए कोई गैस है, जल के साथ जल में घोल रहे हैं। अगर जल में घोलने के बाद ये एक यौगिक बना लिया, अब यौगिक बनाने के बाद ये किस में टूटेगा? आयन में। अगर आयनों में टूट जाए तो उसका विलेयता अधिक होगी, आयन में न टूटे तो विलेयता कम होगी। अब विलायक की प्रकृति, ध्रुवीय विलायक में अधिक होंगे, अध्रुवी में कम होंगे। अब देखिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी? कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। चौथा क्या होता है? दाब समझिएगा, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। अब देखिएगा, दाब जो है ना, इसी से संबंधित एक वैज्ञानिक आए थे। जिसका नाम क्या था? हेनरी का नियम। क्या आया था? हेनरी का नियम। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं।
यही दाब देखिएगा, इसी के टेम्परेचर पे आए थे हेनरी। दाब का प्रभाव, हेडिंग डालिएगा दाब का प्रभाव। इसी से संबंधित एक वैज्ञानिक है तो हेनरी का नियम। दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है। इसी से संबंधित एक वैज्ञानिक आते हैं जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। अब समझिएगा हेनरी का नियम होता क्या है। हेनरी का नियम, चलिए देखिएगा हेनरी का नियम क्या होता है, समझिएगा सिंपल तरीका। निश्चित ताप पर किसी गैस को द्रव में घुलनशीलता गैस के दाब के समानुपाती होता है। गैस के दाब के समानुपाती होता है। निश्चित ताप पर किसी गैस के द्रव में घुलनशीलता किसके दाब के समानुपाती होता है? गैस के दाब के समानुपाती होता है। देखिएगा किसी गैस की द्रव की घुलनशीलता, मतलब घुलनशीलता एक पात्र लिए, अब जितना घुली हुई कणों की संख्या उससे हमने क्या मान लिया, स्मॉल एम से। अब इसमें क्या लगा रहे हैं, दाब, उसको हमने किससे लिख लिया, पी से। तो क्या हो जाएगा, पी प्रोपोर्शनल एम, तो क्या हो जाएगा, पी हट जाएगा, के कांस्टेंट आ जाएगा। ये रहा, हो गया। एक और बचा है हेनरी का नियम, डाल्टन के अनुसार देख लीजिएगा। एक और आए थे, हेनरी का नियम डाल्टन के अनुसार देख लीजिएगा। इन्होंने क्या बताया था, चलिएगा हेनरी का नियम डाल्टन के अनुसार। लिखिएगा किसी गैस की विलेयता या मोल प्रभाज के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। आंशिक दाब के समानुपाती होता है। इसका आएगा, देखिएगा पी प्रोपोर्शनल किसके समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के। मोल प्रभाज को किससे लिखा जाता है, एक्स से। जब ये हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। ये हेनरी का नियम पढ़े तो एच लगा दीजिएगा। अब देखिएगा ये इससे क्या कहते हैं, के एच को क्या कहा जाता है, हेनरी नियतांक। देखिएगा हेनरी नियतांक क्या होता है, जब किसी विलयन में क्या करिएगा, जब किसी गैस की मात्रा को, गैस की मात्रा को इकाई मतलब एकांक कर दिया जाए तो उसकी गैस की घुली हुई मात्रा को क्या कहा जाएगा, हेनरी नियतांक। लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा, हेनरी नियतांक। पूछा जाता है किसी गैस की मात्रा को एकांक कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, किसी गैस की मात्रा को एकांक कर दिया जाए तो उसमें घुली हुई गैस की मात्रा को क्या कहा जाता है, हेनरी नियतांक। क्या कहा जाता है, हेनरी नियतांक। चलिएगा एक टॉपिक और बचा, देख लीजिएगा।
अगली हेडिंग है हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं। देखिएगा हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होता है? ताप बहुत कम ना हो, टेम्परेचर बहुत कम ना हो, दाब बहुत, दूसरा क्या होगा, क्या लिखेंगे, दाब क्या हो, बहुत अधिक ना हो, दाब लगाइए लेकिन अधिक ना लगाए। तीसरा गैस जो हो गैस कम घुलनशीलता हो, कम घुलनशील हो, कम घुलनशील हो। अब देखिएगा हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग अगला टॉपिक है। देखिएगा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में क्या हुआ था ना, कुछ वैज्ञानिक आए थे, मतलब कि हेनरी ने कुछ एग्जाम्पल दिया था। जैसे कोल्ड ड्रिंक देखे ना, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, गैस भरा होता है। जैसे खोलते हैं तो उसमें से एक गैस निकलती है, वो गैस का नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए अगर इस गैस को कोल्ड ड्रिंक में घोलेंगे तो इसको क्या करिए, उच्च दाब पर सील किया जाता है। कहने का मतलब ये था, जब कोई पदार्थ मतलब शीतल पेय पदार्थ हो या सोडा वाटर हो, उस पर क्या किया जाए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता घोलेंगे तो क्या उच्च दाब पर क्या किया जाएगा, सील किया जाएगा। ये किसने बताया था, हेनरी ने बताया था। कहने मतलब जितना ये अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड आपके कोल्ड ड्रिंक में घुलेगा उतना अच्छा कोल्ड ड्रिंक आएगा, ये उन्होंने बताया। और दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा समझिएगा, मान लीजिएगा ये पृथ्वी है। अब देखिएगा पृथ्वी के ऊपर पहाड़ पे कोई चढ़ता है, पहाड़ पे उसे कहते हैं पर्वतारोही। क्या कहते हैं, पर्वतारोही। क्या कहते हैं, पर्वतारोही। अब देखिएगा जैसे से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अगर मान लीजिए जैसे से ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अब क्या करिएगा, पर्वतारोही को जब ऑक्सीजन ऊपर चढ़ेगा तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उन्हें क्या होता है, उन्हें एक कमजोरी आने लगती है। जब कमजोरी आने लगती है उन्हें एक रोग पकड़ लेता है। उन्हें उस रोग को क्या कहा जाता है, एनोक्सिया। क्या कहा जाता है, एनोक्सिया। इन्होंने केवल बताया था हेनरी ने। अब देखिएगा, अब मान लीजिए कोई समुद्र है, क्या करिएगा, समुद्र है। अब देखिएगा जैसे गोताखोर समुद्र में जो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, गोताखोर। जैसे गोताखोर अंदर जाएंगे तो उसमें क्या होगा ना, ये जो गैस की घुलनशीलता होती है अधिक होती है। तो मान लीजिए अंदर जाते रहते घुलनशीलता उनका अधिक रहेंगे, और जैसे ये बाहर आएंगे तो उनके शरीर में पहले की अपेक्षा कमी हो जाएगी। जैसे बाहर आएंगे, पहले गैस तो अधिक घुलनशील था, अब क्या बाहर आएंगे कम होता है। अब क्या करिए, कम होने लगा, जिससे क्या होता है उनके शरीर में मतलब उनके ब्लड में वो बुलबुले उत्पन्न होने लगते हैं। उन बुलबुले को क्या कहते हैं, बेंट्स। क्या कहा जाता है, बेंट्स कहा जाता है, या गठिया रोग कहा जाता है। गठिया रोग कहा जाता है, ये गठिया रोग कहा जाता है। अब देखिएगा इसी को इलाज करने के लिए एक वैज्ञानिक है, जैसे कि पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन था, इसी को बनाने के लिए ना हीलियम एक 3 प्रकार की गैस मिला दी है। जो गोताखोर लिए रहते हैं उनमें 3 प्रकार की गैसें होती है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, हीलियम होता है। सिंपल तरीका लिखना कैसे, हेनरी के नियम। सोडा वाटर या शीतल पेय पदार्थ को कार्बन मतलब कि गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए उसके उच्च दाब पर सील किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब पर्वतारोही ऊपर चढ़ते हैं तो उनमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे उनके शरीर में कमजोरी आने लगती है। जब कमजोरी आने लगती है तो इस प्रकार के रोग को एनोक्सिया कहते हैं। 2 हो गया, 3 एग्जाम्पल दिए थे। तीसरा क्या होगा, जब कोई गोताखोर समुद्र के अंदर जाता है तो गैस की विलेयता अधिक रहती है। जब वो क्या होता है, उसी समय क्या बाहर निकल आता है तो कम होने लगता है। जब कम होने लगता है तो उनमें उनके शरीर में बुलबुला उत्पन्न होने लगता है, जिससे क्या होगा, उनकी कभी काल मृत्यु भी हो जाती है। तो उसी को अच्छे सही करने के लिए वैज्ञानिक एक गैस और मिला दिए, हीलियम, ताकि इनका दाब मतलब कि मेंटेन बनाए रखें। ये यहाँ पर आपका चैप्टर होता है फिनिश। अब अगला चैप्टर कौन सा है, विद्युत रसायन। इसमें देखिएगा 2-4 प्रकार का न्यूमेरिकल है, करा देंगे। धन्यवाद।